हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की आगे की कहानियाँ सुनेंगे। इसके पहले की कहानियों की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पे जाके सुन सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 14वीं कहानी है यू विल चेंज। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप आसानी से अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि लोग इस बात से तो अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वह कितना बदल चुके हैं, जबकि वह इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वह कितना बदल जाएंगे। अगर आप भी यह पता लगाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। पहला यह कि आप कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग मत कीजिए और ना ही घंटों तक लगातार काम करने की प्लानिंग कीजिए। और दूसरा यह कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। दरअसल हमारी रियलिटी वक्त के साथ बदलती रहती है, इसीलिए हमें भी अपने गोल्स और स्ट्रैटेजी को सिचुएशन के मुताबिक बदलते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपने जो भी सपने और गोल्स आज बनाए हैं, हो सकता है वे कभी पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में ही जीते ना रहिए और यह मत सोचिए कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, इसीलिए आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं होता। आप जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी शख्स कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर भी लाखों करोड़ों कमा सकता है। इसीलिए आपके दिमाग में समाज के नाम पर जो फालतू का डर भरा हुआ है, उसे बाहर निकाल दीजिए और असली किताबें पढ़कर नया ज्ञान हासिल कीजिए। 15वीं स्टोरी है नथिंग फ्री। यहाँ पर यह बताया गया है कि असल में ज़्यादातर चीज़ें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल में ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी मौजूद होती है। इसकी वजह से हम आम तौर पर किसी चीज़ के पीछे लगने वाले एफर्ट्स और कॉस्ट्स को नहीं देख पाते। हर काम बाहर से देखने पर बहुत आसान लगता है, क्योंकि किसी काम में आने वाले चैलेंजेस को वही फेस करता है जो एक्चुअल में उस काम को करता है। ऑथर कहते हैं, दरअसल इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, बल्कि उसमें वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट भी शामिल होते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, तो आपको वोलेटिलिटी की कीमत चुकानी होती है। अगर आप यह कीमत नहीं चुकाते हैं, तो आपको मिलने वाले रिटर्न्स आपकी उम्मीद से काफ़ी कम होंगे। इन्वेस्टमेंट में बहुत सी साइकोलॉजिकल फीस भी जुड़ी होती है। इन्हें आप किसी फीस की तरह से ही देखिए, ना कि फाइन यानी जुर्माना की तरह, क्योंकि फाइन आमतौर पर गैर जरूरी और अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन फीस हमेशा जरूरी और सही होती है। वोलेटिलिटी, फियर और अनसर्टेनिटी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडमिशन फीस होते हैं। दरअसल फ्री में कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार्स भी कभी छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने सही ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो वगैरह बनवाए। इसी तरह बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आप शुरू में बहुत छोटी रकम से भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसे बाद में स्केल अप किया जा सकता है। 16वीं स्टोरी है यू एंड मी। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम लोग आमतौर पर दूसरों को देखकर ही अपने बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई अपना एक अलग गेम खेलता है। इसीलिए आप अपने से अलग गेम में खेल रहे किसी भी शख्स को कभी भी खुद से कंपेयर ना करें। दरअसल हर एक इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है। इसीलिए फिनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको यह नहीं पता होता
कि आपके सामने वाला शख्स किस चीज़ में और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट है, यानी अगर आप एक शांत और शर्मीले स्वभाव के शख्स है, तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी यानी खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे शख्स यानी यू को भी दीजिए। आपको हमेशा दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कभी भी दूसरे लोगों के सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वह लोग आपके लिए दिल से काम करेंगे। 17वीं स्टोरी है द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। यहाँ यह कहा गया है कि ज़्यादातर हम लोग पेसिमिज्म यानी निराशावाद पर ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मुकाबले ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्टिमिज्म के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह तो सिर्फ कहने की बात है। दरअसल ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ है, जिसका मतलब है कि भले ही रास्ते में बहुत सी रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन ऑड्स यानी आपके खिलाफ सिचुएशन भी लॉन्ग रन में आखिरकार आपके फेवर में ही हो जाएंगी। हम लोग अक्सर पेसिमिज्म के मुकाबले में ऑप्टिमिज्म पर ज़्यादा ध्यान इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह बहुत सी वजहों से ऑप्टिमिज्म के मुकाबले में काफ़ी आसान है। इसकी पहली वजह यह है कि हम ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम किसी खतरे में हैं, बजाय इसके कि हम सेफ हैं। जबकि दूसरी वजह यह है कि आजकल की मीडिया ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव न्यूज़ की बजाय पेसिमिस्टिक या नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा दिखाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग ऐसी खबरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी वजह यह है कि आमतौर पर किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन वही डिस्ट्रैक्शन या फेलियर बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस को अनदेखा कर देते हैं। जबकि हम अभी हाल ही में हुए किसी नेगेटिव इवेंट की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म का पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के ऑप्टिमिज्म पर भारी पड़ जाता है। ऑथर कहते हैं, हालांकि हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। अक्सर ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई न करे और यह उम्मीद रखे कि वह पास हो जाएगा, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शख्स में टैलेंट न हो और वह बॉलीवुड चला जाए, तो वह कभी भी सिर्फ अपनी उम्मीद के भरोसे कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में पेसिमिज्म यानी निराशावाद होना भी ज़रूरी है। आपको यह देखना चाहिए कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर आपको उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलिए, तभी आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। 18वीं स्टोरी है व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। ऑथर कहते हैं कि स्टोरीज या कहानियाँ स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होती है। वह यूएस का एक एग्जाम्पल देते हुए आगे कहते हैं कि 2008 के फिनेंशियल क्राइसिस के पहले और उसके बाद में अमेरिका में बहुत कम बदलाव नजर आए, बल्कि 2009 तक काफ़ी चीज़ें पहले से बेहतर हो गई। जैसे कि हेल्थ केयर मेडिसिन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए, टेक्नोलॉजी भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई और सोशल मीडिया का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल स्टैटिस्टिकल डाटा को देखकर हैरान रह गए कि 2007 से 2009 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ और करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपने जॉब्स गंवा दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2007 तक लोगों का मानना था कि हाउसिंग प्राइसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों को बैंकर्स और फिनेंशियल मार्केट स्टेबल और एक्यूरेट नज़र आ रहे थे। लेकिन 2009 तक लोगों का इस कहानी पर से भरोसा खत्म हो गया और यही इकलौती ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी और यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती थी।
हमारे फिनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया किसी भी और चीज़ के मुकाबले स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारी समझने की पावर में हमेशा गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे बहुत से लोग जो कुछ भी न्यूज़ में सुनते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती है। इसी तरह से न्यूज़ पेपर्स में कई बार तमाम कंपनियां गलत कंटेंट भी पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर्स खरीद सके, जबकि बाद में वह शेयर्स डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और शेयर्स खरीदने के पहले आप खुद से उन कंपनी की बैलेंस शीट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। 19वीं स्टोरी, ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में सारे चैप्टर्स को समराइज किया गया है और इसमें कुछ एक्शनेबल आइडियाज़ के बारे में बताया गया है ताकि हम अपने लिए अच्छे फिनेंशियल डिसीजंस ले सके। जैसे पहला आइडिया है, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हो तब ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को फॉलो करें, और जब चीज़ें गलत हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कंपनशन को फॉलो करें। दूसरा आइडिया है, कम ईगो का मतलब है ज़्यादा वेल्थ। यहाँ ऑथर कहते हैं कि सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम और ईगो के बीच का एक गैप है। तीसरा आइडिया है, अपने पैसे को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप रात में बगैर किसी फिक्र के आराम से सो सके। चौथा आइडिया है, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को बढ़ाइए, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पांचवा आइडिया है, गलतियां करने से न घबराएं, क्योंकि आप आधे टाइम गलतियां करके भी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। छठवा आइडिया है, सेविंग करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सेविंग ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिलती है। सातवां आइडिया है, अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम का पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आठवां आइडिया है, दूसरों के दिखावे में ना पड़े, बल्कि एक वेल्दी इंसान बनने पर अपना ध्यान लगाए। नौवां आइडिया है, फिनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज़ में और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इस किताब में दिए गए एडवाइस का पालन करके आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे आपको अपनी पूरी सैलरी मौज मस्ती में नहीं उड़ा देनी चाहिए। आप हमेशा अपने खर्चों को कम से कम रखिए। आपको लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी तलाश कर लेनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, आपकी हॉबीज़ वगैरह। आपको कभी भी कर्ज लेकर घर नहीं खरीदना चाहिए। आप पहले अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करके कुछ सालों तक बढ़ने दीजिए। इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए। अपने बच्चों के लिए सही प्लान या फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि यह रकम बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। तो दोस्तों, आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की ये स्टोरियाँ कैसे लगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, इसलिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।